नमस्कार। सदीनामा रोज़ाना बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं सुनीता अरोड़ा 2 जुलाई 2024 का संपादकीय प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है जानकी मंगल, पार्वती मंगल, चंडी मंगल, मनसा मंगल और महफूजा मंगल। लेखक हैं जितेंद्र जितांशु, जो इस पत्रिका के संपादक हैं। आइए सुनते हैं। भारतीय साहित्य के इन पुस्तकों में एक शब्द मंगल ही बड़ा है। पहली 2 किताबें जानकी मंगल और पार्वती मंगल दोनों हिंदी की काव्य कृतियाँ हैं, जिन्हें लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। चंडी मंगल और मनसा मंगल दोनों रचनाएं बंगला भाषा की रचनाएं हैं। ये भी काव्य कृतियाँ हैं और जिनमें चंडी मंगल को लिखा है कवि कंकन मुकुंद राम अर्थात मुकुंद चक्रवर्ती ने। महफूजा मंगल आधुनिक काल के बंगाल की कृति है, जो बांग्लादेश से प्रकाशित हुई है। यह मंगल काव्य परंपरा हिंदुस्तान की काव्य परंपरा है और इस परंपरा में मुख्यतः कविताएं आती हैं। हाल ही मुझे बंगला चंडी मंगल के अंग्रेजी अनुवाद के लोकार्पण में जाने का अवसर मिला। इस पुस्तक का लोकार्पण शोध संस्थान एशियाटिक सोसाइटी के हुमायूं कबीर हॉल में किया गया। भूमिका लिखी है डॉक्टर राम कुमार मुखोपाध्याय ने। इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है पेरिस निवासी फ्रांस भट्टाचार्य ने। वह इस अवसर पर उपस्थित दोनों लोगों की बातचीत से पता चला कि यह बंगाल के मध्य युग की प्रमुख कृति है। कृति ही नहीं है, यह बंगाल के मध्य युग का एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी है। यह बताते हैं कि 500 साल पहले के बंगला साहित्य में भी दूसरी भारतीय भाषाओं के साहित्य की तरह काव्य परंपरा प्रमुख थी। बंगाल के विद्वान सुकुमार सेन ने भी कहा है कि यह कालखंड 500 साल पहले के बंगला को और बंगला समाज को समझने का यह एक प्रामाणिक दस्तावेज है। चंडी मंगल के अधिकतर विद्वान 3 भाग बताते हैं। पहला भाग देवखंड काम, दूसरा भाग है आखेटक, जिसमें कालकेतु और फुलेरा की कथा है। तीसरा खंड है वणिक खंड, जिसमें गणपति एवं उसकी स्थिति नहाना की कथा है। आखेटक खंड की कथा पौराणिक कथा की तरह शुरू होती है। स्वर्ग से इंद्र के पुत्र नीलांबर को फूल लाने के लिए स्वर्ग से धरती पर जाना पड़ता है। चंडी एक कीड़े के रूप में छिप जाती है ताकि जब वह फूल शिव पर चढ़ाया जाए तो उनके दर्शन कर सके। जब इस फूल को शिव पर चढ़ाया जाता है तो चंडी शिव को डंक मार देती है। शिव कुपित होकर ऐसे हैं तथा कुपित हो जाते हैं और धरती पर जन्म लेने का शाप दे देते हैं, जो बाद में धरती पर बहेलिये के पुत्र कालकेतु के रूप में जन्म लेता है। उसकी पत्नी फुलेरा के रूप में जन्म लेती है। अब वह अखेटक तक का काम करता है और जंगल के पशुओं को त्रस्त कर देता है। जंगल के सारे पशु मिलकर चंडी से प्रार्थना करते हैं कि वह इस बहेलिये से उनको बचाएं। देवी कालकेतु से मिलती है, उसे इतना धन देती है कि वह बहेलिये का काम छोड़कर दूसरे शहर जाकर बस जाए। वह राज्य स्थापित करता है। इस राज्य की अलग कथाएं हैं। कथाओं में कलिंग है, रानी है और कलिंग द्वारा राजा द्वारा उसके राज्य को लौटाने जाने की कथा सिर्फ कथा ही नहीं बल्कि इतिहास है। इसमें तत्कालीन जंतुओं के बारे में पूरी जानकारी है। इसका अगला खंड वणिक खंड है। और इस खंड में व्यावसायिक कथा है, सिंहल की कथा। राजा के वणिक के व्यवसाय की कथा है, व्यवसाय के जहाज का पता है। सामानों की कथाएं भी, मूल्य की कथाएं व्यवसाय की कथा है। वणिक बाद में सिंहल द्वीप चला जाता है, जहाँ पर राजा रुष्ट होकर उसे कैद कर लेता है और बहुत कुछ सत्यनारायण की कथा की तरह चंडी खुश होती है तो सारी चीज़ उसको वापस मिल जाती है। देखा जाए तो भाषा को छोड़ दिया जाए, कहीं भी ऐसा लगता नहीं कि कोई ऐसी कथा है जो भारतीयता से पगी नहीं है। यह विभिन्न भाषाओं के विद्वानों के भ्रम से हट जाना चाहिए कि एक कालखंड में पूरे सभी भारतीय भाषाओं में एक ही तरह का साहित्य लिखा नहीं गया है और कथाएं भी कमोबेश में एक ही हैं। कहीं चंडी की बात है, कहीं सत्यनारायण की बात है और कहीं किसी और देवता की। यही भारतीयता है और यही विद्वानों का काम है कि चंडी मंगल जैसी पुस्तकों को नए रूप में लिखें। राम कुमार मुखोपाध्याय के चंडी मंगल के एक खंड को बंगला की नई पुस्तक के रूप में आकर दिया है और बातचीत से पता चला कि शायद दूसरे खंड को भी नए तरीके से लिख रहे हैं। अब सबको भारतीयता के बारे में बात करनी चाहिए। आमीन। धन्यवाद।